अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और ये साथ आज बहुत सुहाना है क्योंकि कराची का मौसम भी बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। कल हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई और मुख्तलिफ इलाकों में हुई। काफ़ी देर तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहा और तेज़ बारिश के बाद जो है वो मौसम खासा खुशगवार और ठंडा हो गया है, बहुत बेहतर हो गया है। तो जो महकमा मौसमियात है उसने भी ये कहा था कि 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक जो है वो बारिशों का स्पेल होगा और हैवी रेनफॉल होगा। तो लग रहा है यही कि पेशन गोई ठीक साबित हुई और ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कहाँ पर कितनी बारिश हुई और क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदा आयमा हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें इस हवाले से अपडेट करेंगी। तो सबसे पहले आयमा ये बताइए शहर कराची में क्या सूरत हाल है इस वक्त, और आज भी तो बादलों के डेरे तो लगे हुए हैं लेकिन इनके बरसने का भी इम्कान है या नहीं है, ये भी हमें बताइएगा। क्योंकि अब शहर इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बारिश हो और दोबारा और दिन के वक्त में हो, क्योंकि हुआ कल ये कि कल शाम में और रात में बारिश हुई है, तो उसके बाद तो शहरी कह रहे हैं अब दिन में बारिश हो जाए तो नहाने का मज़ा ही आ जाए। तो आयमा बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, देखें बारिश के हवाले से अगर बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि रात में जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी तेज़ और अच्छी बारिश का सिलसिला जो है वो देखने में आया था। हम रात का वक्त था तो शहरी जो है वो उस बारिश से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सके, और लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर में जो है वो बादल खुल के बरसेंगे, जम के बरसने का आज भी जो है वो बारिश का इम्कान है। ताहम साथ ही साथ जो है वो ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कराची में इस दफ़ा जो है वो इस स्पेल के तहत काफ़ी तेज़ बारिश मुतवक्के है। तो ऐसा ना हो कि अगर बारिश ज़्यादा होती है तो जैसे कि शहरियों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंजॉय तो अपनी जगह होता ही है लेकिन हम देखते हैं कि परेशानी जो है वो ज़्यादा होने लग जाती है। ये भी हम देखते हैं कि इस वक्त भी मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। आज सुबह के औकात से ही हम देख रहे थे कि काफ़ी तेज़ जो है वो बारिश हुई। सुबह में भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो देखने में आया। इसी के साथ ही साथ जो है वो आज दिन के औकात में भी जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मानसून हवाओं का जो सिस्टम है वो जब बहरे अरब में दाखिल होगा तो उसके नतीजे में जो समंदर है वो भी बिफरने का खदशा है। लहरें जो है वो बुलंद हो जाएंगी, इसीलिए जो माहीगीर तबका है उन्हें ये कहा गया है कि वो जो है वो समंदर में जाने से एहतियात करें, गुरेज करें। जबकि साथ ही साथ जो है वो हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता 2 माह से माहीगीर तबका वैसे ही बेरोजगारी के आलम में था, लेकिन अब मौसम ने फिर से उनके लिए मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ा दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात वही है कि मुश्किलात तो बढ़ गई हैं लेकिन उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि अगर वो जाएंगे और समंदर में तुग़यानी आ जाती है तो फिर वो जो है हमने देखा कि कितनी जानें ज़ाया हो जाती हैं। आयमा लेकिन ये भी बताइएगा कि समंदर पर नहाने पर भी पाबंदी लगाई हुई थी, दफ़ा 144 लगी हुई थी, तो इसके बावजूद शहरी जा रहे थे। मौसम सुहाना होते ही शहरी रुख करते हैं सी साइड्स का, हॉक्स पे निकल जाते हैं, सी व्यू जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, पाबंदी लगी हुई है या लोगों को जाने की इजाज़त इस वक्त दी जा रही है आयमा? बिल्कुल रमशा, देखें मौसम सुहाना होता है तो कराची वालों को एक बहाना मिल जाता है समंदर जाने का, साहिल समंदर का रुख करते हैं कराची के शहरी। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगाई गई है समंदर में नहाने के हवाले से। ताहम माहीगीरों पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई है लेकिन नहाने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। दफ़ा 144 फिल वक्त जो है वो नाफिज नहीं की गई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आज जो है वो इस चीज़ का निफाज हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि सिस्टम बहरे अरब में अगर दाखिल होता है तो कराची में समंदर में जो है वो तुग़यानी का काफ़ी ज़्यादा खदशा है, और अगर तुग़यानी होगी तो लहरें जो है वो साहिल तक आ सकती हैं, समंदर की लहरें जो है वो बुलंद हो सकती हैं, जिसके बाइस अगर नहाने जो शहरी जाते हैं समंदर में इंजॉय करने के लिए जाते हैं उनको जो है वो ये मौसम तो वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है वो उनकी जानी नुकसान भी हो सकता है। ताहम ये उम्मीद की जा रही है कि आज जो है वो पाबंदी नाफिज की जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया आयमा खान, हमें सूरत हाल से अपडेट किया। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत प्यारी जो है वो ठंडी ठंडी हवा है, आप हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे पास जो खबरें वो भी ज़्यादातर बारिश से रिलेटेड ही हैं कि शहर भर में क्या सूरत हाल रही, इस बारे में भी आपको अपडेट करते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने रेल एमरजेंसी सेल कायम कर दिया है और 24 घंटे उसको मुतहरिक रहने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं और फ़ोन नंबर्स हैं वो भी जारी किए गए हैं कि अगर किसी को भी कोई भी जो एमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, किसी को कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो वो इस एमरजेंसी नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं ताकि उनको जो है फैसिलिटेट किया जा सके।
इसके अलावा बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी वीडियो बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि बारिश का सिलसिला शहर भर में थम चुका है और शहर की जो बड़ी शाहराहें हैं वो क्लियर हैं, वहाँ पर पानी नहीं है। जहाँ पर पानी खड़ा है वहाँ पर टीम्स मौजूद हैं और वो काम कर रही हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि क्या सूरत हाल रही, पानी कहाँ कहाँ था और क्या शहरियों को मुश्किलात हुई या नहीं हुई। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल कुछ यूँ थी कि बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक का सिस्टम एक दफ़ा फिर मुतासर हुआ। शहर में 300 से ज़ायद फीडर्स जो थे वो ट्रिप कर गए और मुख्तलिफ इलाकों में घंटों जो है वो बिजली जो है वो गायब रही। 1800 से ज़ायद फीडर्स पर जो है बिजली की फरहमी जारी है। इसके अलावा 300 फीडर्स ऐसे थे जो कि ट्रिप हो गए। वैसे ही रात में बारिश हुई थी तो और ज़्यादा लोगों के लिए वो बिजली जाने की वजह से मुश्किलात में इजाफा हो गया था। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने जो तैयारियां हैं उस हवाले से कर रखी हैं। सूबे भर में 27 से 31 अगस्त तक बारिशों का इम्कान है। शहीद नाम मेमन साहब भी कहते हैं कि इसके हवाले से हुकूमत सिंध की तैयारियां मुकम्मल हैं और सूबे के 30 अजला में को इंचार्जेस को लगा दिया गया है जो कि तमाम जो रेन एमरजेंसी सेल्स हैं उन पर कोऑर्डिनेशन करेंगे और इस तमाम सूरत हाल को देखेंगे ताकि आवाम को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना आए। निकासी आप के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी भी फराहम की गई है। निज़ाम को बेहतर किया गया है। बल्दियाती इदारों और पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों को मुताल्लिका इंतज़ामिया की हिदायत जारी की गई हैं कि वो रेन के हवाले से जो भी एमरजेंसी होती है, जो भी मुश्किल होती है, अपना काम सर अंजाम दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे खुले रखें या बंद रखें, इस हवाले से गौर किया जा रहा है। अभी कोई फैसला नहीं आया है। इसके अलावा FBCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए हैं। अवाम, ताजिर और सनतकार बिजली की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं और उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में डेस्कोज़ ने बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 31 पैसे कमी की दरख्वास्त की है और के इलेक्ट्रिक का जुलाई के लिए 3.9 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा समझ से बालातर है। बिजली की कीमत हर माह FCA से मदद से बढ़ाना अवाम पर और ताजिरों पर जुल्म है। इसके अलावा महकमा कॉलेज एजुकेशन ने कराची के तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को ख़त लिखा है और उसमें कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी निज़ाम के हवाले से तफसीलात तलब की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तफसीलात तस्वीरों और वीडियोस के साथ रिपोर्ट में पेश करने की हिदायत जारी की गई हैं और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की तफसीलात भी फराहम की जाएँ, ये कहा गया है। इसके अलावा वाटर कॉरपोरेशन की तैयारियों के हवाले से भी आपको बताएँ कि शहर भर में पानी की सूरत हाल के हवाले से जो सक्शन पम्प्स हैं वो लगाए गए हैं। बारिश से कबल शाहराहों की जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पर सक्शन मशीनें पहुँचाई गई ताकि जो पानी इकट्ठा हो जाता है गढ़ों में, सड़कों पर, फुटपाथ्स के अतराफ़ में, तो वहाँ से इस पानी को हटाया जा सके। इसके अलावा एक बार फिर बिजली महंगी करने की तैयारी की जा रही है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 9 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी करने की तैयारी है और नेपरा इस हवाले से 19 अगस्त को समाअत करेगा और कराची चैम्बर भी सिंध हुकूमत से बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का मुतालबा कर रही है। तो दूसरी तरफ हमारे साथ ये हो रहा है कि 3 रुपये और फिर 9 पैसे बिजली महंगी करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा मुर्गी की कीमतों में कुछ कमी नज़र आई है। 40 रुपये कमी के साथ मुर्गी 700 रुपये फ़ी किलो पे पहुँच चुकी है और तकरीबन उनका ये कहना है कि हुकूमत 12 रुपये का जो सरकारी नर्ख़ है उसमें मार्जिन देती है जिस पर कारोबार मुमकिन नहीं है, जो ट्रेडर्स हैं और होलसेलर्स हैं। तो उनका ये कहना है कि इससे कम कीमत अभी क्योंकि हालात ऐसे हैं और बारिश का मौसम है और फीड वगैरह में उसमें कमी है तो इस वजह से जो है वो मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ। लेकिन जो कमिश्नर कराची साहब ने तैनात की हुई हैं मुर्गी की कीमतें उस पर फ़रोख्त नहीं कर सकते। हम अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं शो में। आज जमाली साहब मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, खुर्शीद रहमानी भाई भी शामिल गुफ्तगू होंगे। तो शो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम जी, बिल्कुल दुआएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश में यकीनन हम सब के लिए ये चैलेंज था कि सब वक्त पे पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, क्या होगा, कैसा होगा। आते में क्या सूरत हाल देखी, कल क्या सूरत हाल देखी सड़कों पर? देखिए, रात में बारिश हुई है और ये जो नया स्पेल है 30 अगस्त तक ये जारी रहेगा और इसमें कहा यह जा रहा है ख़ास तौर आने वाला जो कल है 28 अगस्त उसमें ज़्यादा बारिश का इम्कान है जी। तो आज का दिन तो सही गुजरा, रात में बारिश हुई और सड़कों पर पानी है कहीं कहीं, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल बेहतर है। सही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है और गाड़ियाँ भी हैं और लोग कहीं कहीं ट्रैफिक जाम की सूरत हाल ज़रूर है। वो आमतौर पे कराची के लोग हज़म कर जाते हैं क्योंकि कराची में ट्रैफिक जाम होना कोई अनोखी बात नहीं लगती। तो बारिश को लोगों ने रात एंजॉय भी किया, लेकिन अब इंतज़ामात की जहाँ तक सूरत हाल है तो कम अज़ कम आज के दिन तक तो बेहतर है। अगर आज शाम तक फिर से बारिश होती है या कल कोई तेज़ बारिश होती है तो फिर ये चैलेंज का पता चलेगा कि जो शहरी इंतज़ामिया है, जो मेयर कराची है, जिनका वीडियो भी आपने बताया जिस तरह, वो किस हद तक उसमें बेहतरी लाते हैं। ख़ास तौर पे शहर के
मुख्तलिफ़ इलाकों में जब पानी जमा होता है तो उस पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जाम होता है शाम के औकात में। और क्योंकि बारिश ही शाम में हुई और रात में हुई है, तो आज यानी अगर दिन में बारिश पड़ती है तो आज शाम में फिर मुश्किलात का सामना बिल्कुल करना ऐसा पड़ेगा ही है। लोगों अच्छा, को। रेन इमरजेंसी सेंटर्स कायम किए गए हैं, उस हवाले से फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए गए हैं। खुर्शीद भाई, कहाँ कहाँ कायम किए गए हैं, कितने कायम हुए हैं और वाकई क्या हेल्प कर रहे हैं लोगों की या नहीं हो पाएगी, इस हवाले से आप भी बताइएगा, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, रेन इमरजेंसी सेंटर्स की बात हो रही थी कि शहर में मौसम अच्छा तो है, बारिश भी हो रही है खुर्शीद भाई, लेकिन ये कहाँ कहाँ लगाए गए हैं और क्या वाकई जिस तरह शर्जील नाम मेमन साहब भी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर्स भी बना दिए हैं, कोई इंतज़ामिया भी लगा दिया, इतना फ़ाल नज़र आ रहा है सिस्टम? देखें, जो इंतज़ामी उमूर की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें जो वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह साहब हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक वो अच्छे सिंध के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तो पहचाने जाते हैं और मुल्क भर में जो इस तरह के एजुकेटेड और वेल मैनेजमेंट की तरह के जो सीएम है वो कोई और नहीं है, इसमें हम समझते हैं। लेकिन बात जब ग्राउंड रियलिटी की हम करते हैं तो उसमें सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन की और सारे मामलात की। अब जो रेन इमरजेंसी सेंटर्स बनाए गए हैं, तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर को और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये वाज़ेह तौर पर अहकाम दिए गए हैं कि कहीं भी कोई एमरजेंसी की सूरत हाल हो तो उसमें वो बर वक्त जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करें और पीडीएम में, एनडीएम में और उनसे वो तमाम जो है उनकी कोऑर्डिनेशन मौजूद है कि जो हमारे फ्लड के एरियाज़ जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जो हमारे देहात हैं, गांव हैं, बदीन की तरफ के हैं, खैरपुर की तरफ है, उसके अलावा दादू है और ऐसे जो ज़ेर आब जिनका आने का ख़तरा होता है और माजी में भी वो ज़ेर आब आ चुके हैं और वहाँ की जो मकामी आबादी है वो ख़ासा मुतासिर हुई है। इस हवाले से इनकी प्लानिंग तो ये अच्छी है और इसमें शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी हिदायत जारी की हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू ये नज़र आता है हमें कि कराची में हम देखते हैं कि जा बजा जो मुख्तलिफ़ शहर के जो नदी नाले हैं वो अभी तक साफ़ नहीं हुए हैं और जिसकी वजह से अगर ये स्पेल अगर मज़ीद तेज़ स्पेल हो जाता है तो वो उनका ख़दशा है कि भर जाएंगे तो उनके साथ मुल्का जो आबादी हैं उनको नुकसान पहुंचने का ख़तरा खासा है। और क्योंकि अब आबादियाँ घरों की सूरत में नहीं है, अब इमारतों की सूरत में आबादियाँ हैं, तो और नालों के साथ साथ बहुत सारी आबादियाँ इस तरफ भी आबादी है, उसके लेफ़्ट और राइट दोनों आबादियाँ हैं। तो ख़दशा ये है कि अगर बारिशें तेज़ हुई और उनकी जो सफाई सुथराई अभी तक नहीं हुई, कोरंगी में बेशतर नाले मौजूद हैं, उसके अलावा महमूदाबाद नाला है चनेसर कोट की तरफ और इसके अलावा और दीगर भी शहर के जो नाले हैं, नहर ख़याम की बात करें तो वो भी भरी। तो इस तरह का अगर सीएम साहब जो है वो इन सूरत हाल को कंट्रोल कर लें और जो एग्जीक्यूशन का मामला है, ये जो यहाँ की मकामी जो इंतज़ामिया है कमिश्नर कराची के ज़रिए कि शहर के जो नाले हैं उनको अगर वो साफ़ कर लिए जाएँ तो आबादी जो है वो ज़ेर आब नहीं आएगी इससे, और इससे जो है वो कारकर्दगी जो है वो पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव नहीं जाएगी। होता क्या है कि अहकाम तो दिए हैं सीएम साहब ने, लेकिन जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो पर जब आ जाती है जब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती हैं और प्रेजेंटेशन में सब अच्छा दिखाया गया होता है। तो ये असल में सूरत हाल इस तरह है कि इन्होंने रेस्क्यू इमरजेंसी नंबर भी कायम किया है कि भाई वो जो अगर कोई सूरत हाल तो हमसे रब्ता करें। इसी तरह गवर्नर हाउस में भी एक जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं उनके लिए एक सेल कायम किया गया है कि वो भी रब्ता कर रहे हैं। हमने उनसे मालूमात भी की थी कि लोग वहाँ रब्ता कर रहे हैं और अपनी सूरत हाल बता रहे हैं। सही। फिर इसी तरह जो पीडीएम में है यहाँ की वो फ़ाल हो और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर वो मॉनिटर करे चीज़ें ताकि लोगों की जानें जो है वो महफूज की जा सकें, उनको बचाया जा सके। इस वक्त ये बड़ा एक मामला है। इसमें एक बात है, ये जो स्पेल है ना, ये ख़ास तौर पे सिंध के जो जुनूबी अज़ला हैं वहाँ का ज़ोर ज़्यादा होगा। जुनूबी अज़ला मैं बता देता हूँ, ख़ास तौर पे ये जो साहिली पट्टी है, कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन और फिर सांगड़, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह तक, यहाँ तो अर्बन फ्लडिंग का भी बोल रहे हैं ना। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, जो कोस्टल बेल्ट है, इस स्पेल में उनको ज़्यादा ख़तरा है। कल जो वज़ीर आला सिंध की सदारत में इजलास हुआ उसमें ये बताया गया कि ठट्ठा और बदीन साइड पे 300 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। और अगर 300 मिलीमीटर बारिश हो गई, कल देखें, कल जो हम कह रहे हैं कि मूसलाधार बारिश है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिलीमीटर बारिश पड़ी है, तो 300 मिलीमीटर बारिश मतलब बड़ी तबाही। और कराची में भी कहा जा रहा है 28 को 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है जी। तो इस वजह से ये जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जुनूबी सिंध के,
इन पे रेन एमरजेंसी के हवाले से इन्होंने तमाम 31 अज़ला में एक अच्छी बात ये होती है कि जो मुंतखब मिनिस्टर्स और MPs होते हैं ना, इनकी ज़िम्मेदारी लगती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर वहाँ इंतज़ामात को देखें। एक मिनिस्टर के होने से जो ज़िले इंतज़ामिया होती है वो ऑटोमेटिकली मुतहरिक रहती है। अगर मिनिस्टर उनको बुलाता है, इजलास करता है, तो डिप्टी कमिश्नर है डिवीज़नल या बाकी जो अफसरान हैं PDM जैसे इन्होंने खुर्शीद ने बताया, ये सारे इदारे ज़रा मुतहरिक होते हैं। तो मेरा भी ये ख्याल है कि ये जितने मुंतखब नुमाइंदे होते हैं इस मुसीबत की घड़ी में इनको अपने हलकों में होना चाहिए, अपने अवाम के साथ होना चाहिए। बस खड़े भी रहना, हलकों में जाके छुट्टियां ना मनाएं। अभी तो तालीमी इदारे भी दोबारा बंद करने की बात हो रही है कि करना चाहिए, नजर सानी हो रहा है इस पर। आप लोगों की इस पर पैसे क्या राय है? देखिए, तालीमी इदारे तो बंद होने चाहिए क्योंकि उसमें बच्चे छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। तो और फिर घर जो स्कूल हैं वो घरों के बिल्कुल करीब नहीं है, मतलब आबादियों के करीब नहीं है। बहुत सारे स्कूल जो हैं वो दूर दराज होते हैं, तो उनको फिर वो ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है, गाड़ी में, टैक्सी में, जिसमें भी वो, रिक्शा में जाते हैं लोग बच्चे, और सुजुकी में जाते हैं। तो फिर हमारा जो शहर का जो शहरी निज़ाम है, आप देखें कल एक बारिश हुई है, रात भर मूसलाधार बारिश हुई है, अब भी मुख्तलिफ़ चाराहों पर पानी तो मौजूद है। पानी की मौजूदगी इस बात को ज़ाहिर कर रही है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत मुस्तहकम नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है। और देखें कि इमेजिन रोड पर इस वक्त पानी मौजूद है, वहाँ की जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी बारिश होती है और पानी खड़ा रहता है। खड़े रहने से पानी जब मौजूद होता है बरसात का सड़क पर, तो हमारी जो सड़कें हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं। और फिर अचानक आप गाड़ी में मौजूद हों तो गाड़ी में अचानक आपका जो टायर है उस गड्ढे में जाके लगता है। तो सड़कों का जो मटेरियल है वो इस काबिल नहीं है कि थोड़ी सी बारिश को बर्दाश्त कर सके। तो इसमें एक पहलू ये है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हज़रात हैं, तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो वज़ीर बल्दियात हैं या फिर जो वर्क एंड सर्विसेज का महकमा है, जो कॉन्ट्रैक्टर इस सड़क बनाने का ठेका ले तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करे कि भाई ये सड़क जो है ये बनाई जा रही है, आप बना रहे हैं इसको, तो कम से कम इसका मटेरियल तो इस काबिल होना चाहिए कि वो थोड़ी सी बारिश को भी बर्दाश्त कर सके और ज़्यादा बारिश को भी बर्दाश्त कर सके। बदकिस्मती से शहर की तमाम सड़कें इस वक्त भुरभुरी हो चुकी हैं। एक तो ये मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का, आजिज़ भाई, दूसरा मसला कि इलेक्ट्रिक का जो जिसके फीडर स्ट्रिप हुआ 300 ज़ायद फीडर स्ट्रिप हुआ। अभी ये आपने कहा ना 40 मिलीमीटर बारिश, एक्सपेक्टेड रेन अगर 100 मिलीमीटर तक हो जाएगी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे ही बेहाल, और फिर रात की बारिश में बिजली भी ना हो, सुबह बच्चे स्कूल वगैरह कैसे जाएंगे, क्या होगा? देखिए, पहले तो स्कूलों की बात है कि लेट नाइट में आज कुछ स्कूलों के अपने स्टूडेंट्स को मैसेज गए हैं कि आज स्कूल बंद रहेंगे। अच्छा। और आज शहर में प्राइवेट सेक्टर के काफ़ी स्कूल्स बंद पड़े हैं। ये उन्होंने अपने तौर पे इंतज़ाम किया, कोई गवर्नमेंट का अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सही। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज शायद 2 दिन के लिए ये नोटिफिकेशन हो जाए कि 2 दिन के लिए, यानी आने वाले कल और परसों स्कूल शायद बंद रखे जाएँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये आज चूँकि ये रात में बारिश हुई है तो आज ये फ़ैसला होना है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें देखें ठेकेदार क्या करेंगे, कमीशन माफिया को क्या करेंगे, ठेकेदार कितना कमीशन देते हैं, करप्शन कितनी होती है, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। एक टेंडर है, फ़र्ज़ करें वो 10 करोड़ में होता है, तो उस पर रोड पे 5 करोड़ नहीं लगते हैं, बाकी 5 करोड़ इधर उधर चले जाते हैं। तो जब आधे से ज़्यादा पैसा लगेगा तो क्वालिटी फिर यही आएगी, फिर क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, करप्शन की नज़र हो जाते हैं। ये एक रवायत बन गई है। मैं कह रहा हूँ कि सिवाय बहरिया टाउन के जो एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा है जो अपनी निगरानी में सारे कंस्ट्रक्शन के काम करवाता है, बाकी सिंध गवर्नमेंट का तो कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम होता है, चाहे वर्क्स एंड सर्विसेज के तहत हो रहे हों, चाहे दीगर डिपार्टमेंट्स के तहत हो रहे हों, चाहे बिल्डिंग्स बन रही हों, सड़कें बन रही हों, बड़ी बड़ी इमारतें बन, सब में करप्शन होती है। उस करप्शन की वजह से लो क्वालिटी बिल्डिंग्स बनती हैं, लो क्वालिटी तामीरात होती है, आधा पैसा उस पर लगता है, आधा पैसा कमीशंस और दूसरे मामलात पे चले जाते हैं। इवन आपको पता है जब कॉन्ट्रैक्ट कोई टेंडर होता है ना, तो टेंडर होते ही कुछ इदारे हैं कहते हैं हमारा परसेंटेज तो हमें आप कैश में दे दें ताकि हम आपके पैसे जारी करेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये वज़ीर ख़ज़ाना मुराद अली शाह साहब खुद हैं,
वज़ीर आला सिंध है इस वक्त वज़ीर ख़जाना, बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से वो खुद ही वज़ीर ख़जाना है। महकमा ख़जाना उनके कंट्रोल में है, लेकिन महकमा ख़जाना कमीशन के बगैर तो कोई काम ही नहीं करता। खुद हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो हमें बता रहे हैं डिपार्टमेंट्स के कि जी डिपार्टमेंट्स के जो पैसे जारी होने हैं उनके लिए कमीशन मांगा जाता है, उसके बगैर पैसे जारी नहीं होते। तो ये सूरत हाल जब रहेगी तो फिर करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस मुल्क का। लेकिन ये ठीक बात है कि अगर ये प्रोजेक्ट अगर अच्छे बने, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है जैसे मलीर एक्सप्रेस वे का रोड अच्छा बना है, वो इसलिए कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बन रहा है, उसकी निगरानी का जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर से, उसके बैंक्स जो है उसके पार्टनर्स हैं, इस वजह से उसका काम अच्छा हो रहा है। वो प्योर सिंध गवर्नमेंट नहीं है ये, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के मंसूबों में ये प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हो, वो एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा में प्रॉब्लम नज़र आती है। फिर ये इजलास और ये जो बातें ना ये सब धरी रह जाती हैं कि भाई आप क्या दे रहे हैं, क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। चिकन प्राइसेस में भी कमी आ गई है, शुक्र है, क्योंकि 800 रुपये से ज़ायद पे चिकन फ़रोख्त हो रही थी, अभी 40 रुपये फिर कम हुए हैं। इसके अलावा कमी के बाद 700 रुपये फ़ी किलो तक में पहुँच गई है चिकन। इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे, दीगर खबरें भी होंगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात करेंगे इस वक्त जो खबरें हैं और उन पर तबसरे तज्ज़िये हो रहे हैं। अभी हमने देखा शहर भर में जो चिकन प्राइसेस हैं उसमें कमी आ गई है। खुर्शीद भाई, पहले बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गया था, क़ुव्वत ख़रीद से ही बाहर हो गई थी चिकन, तो अभी भी हालांकि बहुत सस्ती नहीं है, लेकिन चले पहले से तो कुछ कमी आई, 700 तक पे पहुँच गई। देखें इस वक्त जो महंगाई की जहाँ तक बात करें तो लोगों के लिए तो दाल ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है, चिकन तो फिर बहुत दूर की बात है। और इस पर भी जो है वो 40 रुपये की कमी है, लेकिन ये मज़ीद कम हो सकती है अगर कमिश्नर कराची जो एक्चुअल प्राइस है उस पर जो है वो इसकी ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर बात करें। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कमिश्नर कराची रेट लिस्ट तो जारी करता है, मतलब वो कहेंगे कि जो भिंडी जो है वो 50 रुपये किलो है, ठीक है, और लेकिन रेट लिस्ट में 50 रुपये होगा। आप जब ख़रीदने के लिए जाएंगे तो आपको जो रेडीमान है, दुकानदार है, वो कहेगा जी 150 रुपये किलो है। और जब उससे ये बात करो कि भाई ये तो रेट जो कमिश्नर कराची ने रेट लिस्ट जारी की है ये तो 50 रुपये किलो है, कहा जी हमें तो पीछे से महंगा मिलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमेशा से चलता हुआ आ रहा है कि रेट लिस्ट कुछ और है और बिकती किसी और प्राइस पर है, ये महंगाई की। सब्जियों की भी आपने बात कर दी, तो ज़रा सब्जियों के रेट भी हमारे पास होते हैं, तो आज भी देख लेते हैं कि सब्ज़ी की कीमतों में कुछ कमी आई है या नहीं है। चिकन प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो लोगों ने सोचा सब्ज़ी खरीदेंगे। जब सब्ज़ी खरीदने गए तो पता लगा कि बेहतर है कि आधा किलो चिकन खरीद लो, भिंडी बनाने से तो बेहतर है। ज़रा दिखाएँ क्या प्राइसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछले दिनों भिंडी भी बहुत महंगी थी, टमाटर अभी जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं, आलू की कीमत भी इसी तरह से मिल रही है जो हम चला रहे हैं और मार्केट में, लेकिन जो है वो अदरक लहसुन वगैरह की कीमतें तो अभी नीचे नहीं आई हैं। गाजर अभी मार्केट में अवेलेबल इतनी अच्छी नहीं है, तो रही की तो एक कीमत पे नहीं मिल रही। कोई भी सब्ज़ी आपको 100-120 रुपये से कम नहीं अवेलेबल है। आजिज़ भाई, आप भी सब्ज़ी ख़रीदते होंगे, आपको भी यकीनन पता ही होगा कि क्या रेट्स हैं। ये देखें सब्ज़ियों वैसे कराची के चिकन से तो सब्ज़ी बेहतर है, हाँ जिस तरह की सूरत हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिकन के रेट जैसे आप बता रही हैं कुछ कम हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है अभी भी ऑफिशियली कम है, लेकिन शहर के बहुत सारे इलाकों में वही पुराना रेट चल रहा है। अच्छा, हाँ, कम नहीं हुआ है। सब्जियां हैं, सब्जियों के रेट फिक्स कभी भी नहीं होते। आज आप ख़रीदेंगी, अगर टमाटर 100 रुपये किलो है तो कल दूसरे दिन आने वाले दिन 120 रुपये आपको मिलेगा। आप भले वहाँ उससे सवाल भी करें कि भाई रेट तो नहीं बढ़ा है 20 रुपये, कहीं भी नहीं बढ़ा है, आपने कैसे बढ़ा दिया। वही खुर्शीद भाई वाली बात, वो कहेंगे जी मुझे तो मंडी से महंगी मिलेगी, मैं तो महंगी बेचूंगा, से महंगा आ रहा है, चाहे कमिश्नर कराची जो भी रेट दे मैं तो वो दूंगा। तो सब्ज़ी का रेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फ़िक्स नहीं होता। इसका कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए कि एक दिन में तो देखें, अगर सब्ज़ी मंडी की बात करें वो भी तो पीछे ग्रोवर्स से लाता है ना, ग्रोवर्स से तो ये लोग बड़े मिकदार में चीज़ें उठाते हैं, वो कोई किलो 2 किलो मन 2 मन तो नहीं ख़रीदा जाता, वहाँ तो पूरे ट्रक्स भर के लाए जाते हैं, तो एक ही रेट पे आते हैं। वो ट्रक्स जब यहाँ पहुँचते होंगे तो उनका एक ही रेट होना चाहिए, लेकिन ये बल्कि मैं आपको कहूँ कि सब्ज़ी और फ्रूट्स तो ऐसी दो आइटम है कि
कहीं पूरे शहर के आप 10 मकामात सेलेक्ट करें, आप भले वहाँ से जाके रेट लें, 10 मकामात पे आपको अलग रेट मिलेंगे। सही। ये एक अजीब फिनोमेना है जो बिल्कुल समझ में ना आने वाला है। वही टमाटर एक जगह पे 100 रुपये, एक जगह 120 वो रुपये। इसीलिए है ना आजीज भाई कि कोई रेगुलेट कराने वाली अथॉरिटी तो है ही नहीं, ना कमिश्नर कराची का रेट फॉलो हो रहा है, ना कोई आके इंतजामिया में टीमें देख रही है, ना कोई देख के जा रहा है, तो कौन करवाएगा? ये बात काबिल जिक्र है कि हर फर्द चाहता है कि मैं मुझ पर जो जुल्म हुआ मैं वो जुल्म आवाम पर करूँ। हाँ। ये इस तरह से फिर वो अपना जो मुनाफा शरह जो मुनाफा है वो ज़्यादा लेने की वजह से जो है वो चीज़ महंगी बेचता है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बड़ी एक तशवीशनाक की सूरत वाली बात बताता हूँ आपको। कराची में जो सब्ज़ियाँ हमारी मार्केट्स में बिकती हैं, बेशतर सब्जियां हमारी जो है वो मलीर नदी से आती हैं, और मलीर नदी में जो है वो हमारी जितना भी इंडस्ट्रियल का पानी है फैक्ट्रीज़ का, वो वहाँ जाता है सारा, और सारा वो उस पानी उन सब्जियों को देते हैं, उससे जल्दी काश्त हो जाती है। आप यकीन करें वो सब्जियां अगर लैब टेस्ट भी करवा लें, मैं दावे से बात कह रहा हूँ, वो सब्जियां कैंसर का बाइस बन रही हैं। बीच में वो पालक और गोभी और मिर्चों का तो कितना आया था। दूसरा हम लोग अगर अपनी जो रिसर्च जो तहकीकात के इदारे हमारे जो रिसर्च करते हैं ज़राअत पे, एग्रीकल्चर फूड एंड साइंस की जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो आप पिछले दिनों मेरी टाइम म्यूज़ियम में एक एग्जीबिशन थी डेट्स की, तो वहाँ मैंने एक बड़ा यूनिक सा स्टॉल देखा जिसपे जो थर से वो स्टॉल उन्होंने आकर वहाँ लगाया था। उन्होंने वहाँ पर जो है वो तकरीबन को 15 से 16 अक़साम की खजूरें वहाँ काश्त की हैं। अब आप देखें कि सहराई ज़मीन में 15 से 16 किस्म की इन्होंने खजूरें वहाँ काश्त की और उगा ली हैं, और पानी की जो मिकदार उन्होंने बताई कि हमने खारे पानी से हमने इसकी काश्त की है, और जो मीठा पानी है वो हमने इसके ऊपर स्प्रिंग किया है। तो जब हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो फूड एंड रिसर्च एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, तो थोड़ी सी तवज्जो उन पर मरकूज़ करने की ज़रूरत है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो बना सकते हैं। अजवा पहले मदीना शरीफ से आती थी, अब यहाँ भी काश्त होने लगी है। जैतून वहाँ से बड़ी अच्छी मिकदार का आता था, इम्पोर्टेड आता था, अब हमारे पाकिस्तान में थर में उसकी काश्त होने लगी है। तो हमारे जो ये फूड सेक्टर में जो काम करते लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उन पर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और फिर जो ज़रूरी सेक्टर है हमारा, जैसा टंडोजाम यूनिवर्सिटी है और इस तरह बहुत सारी ज़रूरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, नई चीज़ों पर काम कर रहे हैं। जब थर में सहराई ज़मीन में जो है वो 16 अक़साम की खजूरें वो काश्त की जा सकती है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? असल में जो आप बात करें ना वो बहुत वैलिड बात है। अब इसमें हो क्या रहा है कि हमारा सारा फोकस ना सिर्फ मैंगो पे है और कीनू पर है। ये दो हमारी मेन जो है यील्ड्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो सारा जो है फोकस ये चावल पे थोड़ा काम हमारे यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा होता है कि चलो उसको चावल और गंदम, लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं बिल्कुल सही बात है। ये हम जब ये बात करते हैं ना कोकोनट और पाम ट्रीज़, ये थाईलैंड में और आप मलेशिया में देखें पूरे कोस्टल बेल्ट्स पर उन्होंने लगाए हुए हैं, और उससे इतना रेवेन्यू जनरेट कर होते हैं, उससे ऑयल भी निकाल, लाइक पाम का तो कुछ भी ज़ाया नहीं जाता ना, कुछ भी ज़ाया नहीं है, कोकोनट का भी कुछ भी ज़ाया नहीं। तो उन्होंने इतना बनाया, इतना डेवलप कर लिया उसको कि उनकी जो आधी इकॉनमी ट्रैवल पे बेस कर रही है और आधी इकॉनमी जो है वो पाम पे और कोकोनट पे जो है वो बेस कर रही है। हमारे यहाँ तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? एक इदारा है कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, बस वो कोस्ट में ही कहीं पड़ा हो, आपको पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। बिल्कुल, मैं तो कभी बरसों से कोई 90s के ज़माने से ये डेवलपमेंट अथॉरिटी में लोग हैं आजीज भाई। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक दफ्तर बना हुआ है, अफसरान बैठे हुए हैं, एक सेक्रेटरी लेवल का अफसर उसका हेड होता है। लेकिन ये आपका बदीन से लेके बलूचिस्तान तक पूरा जो हमारा कोस्ट है, कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है इस कोस्ट में डेवलपमेंट का। नाम ही कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो डेवलप क्या कर रहे हैं, क्या डेवलप हो रहा है, कुछ पता नहीं हमें। तो ये आपने ठीक कहा, इन्होंने भी जैसे कहा, हमारे यहाँ चूँकि खजूर जो है ना, खजूर एक ऐसा सीजनल वो है, पहाड़ों में भी होता है, बलूचिस्तान में बहुत है, और रेगिस्तानी हमारे खैरपुर के इलाके, नारा के इलाके में भी खजूर यहाँ। लेकिन चूँकि थर में पहली बार ये तजर्बा हो रहा है, थर रेगज़ार है, रेगज़ार में पहला तजर्बा हो रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब लोग उगाते हैं, काश्त कर रहे होते हैं। एक तो थोड़ा सा नहरी निज़ाम डेवलप हो रहा है थर की तरफ, लेकिन इन बारिशों के बाद बहुत सारी चीज़ें लोग उगाते हैं थर में। तो थर तो खैर डेवलप हो रहा है, एक बड़ा खूबसूरत हमारा इलाका है। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये पाम या कोकोनट या इस तरह की और बहुत सारे मेवा जात हैं,
इवन बलूचिस्तान में सेब और अनार बड़े मिकदार में होते, लेकिन उनको डेवलप नहीं किया गया उस तरह, ताकि वो दुनिया भर के ममालिक में जाएं। और बलूचिस्तान में आप जाएं तो सेब ज़ाया हो रहा है वहाँ पे, जानवर खा रहे हैं, बकरियाँ और मवेशियाँ जो है वो सेब खा रहे हैं। उसके अलावा मोरिंगा काश्त किया, मोरिंगा बहुत उम्दा किस्म का यार मोरिंगा वहाँ लगा है। मोरिंगा तो यहाँ कराची में भी बहुत अच्छा लग रहा है और बड़े उसकी जना अच्छी गली मोहल्लों में इतने आराम से लग रहा है। और अभी हमें उसकी अहमियत ही नहीं पता। मैं किसी दिन शो रखती हूँ मोरिंगा पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जना उसका वो है, और मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स उसमें, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैं हैरान होती हूँ कि लोग ना मोरिंगा पाउडर खरीद रहे हैं, मोरिंगा टैबलेट्स खरीद, और वो इतनी महंगी दे रहे हैं। तो वही हमने कहा था, अब इसमें तो हर्बलिस्ट जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन आके देंगे कि उसको कितना अच्छा और इजी यूज़ है कि आप दरख्त से ही तोड़ के उसकी फलियाँ होती हैं, उसके पत्ते होते हैं, सब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी सब्ज़ी भी बनती है। लेकिन बात ये कि वो बहुत हेल्दी है, तो हम उन चीज़ों पर अगर फोकस कर सकें तो ये सिर्फ बाज़ार ये बात नहीं होती कि हमारे खाने के लिए चीज़ सस्ती मिलेगी, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इकॉनमी में भी होता है अगर इस पर फोकस किया जाए। बट थैंक यू सो मच खुर्शीद रहमानी साहब आपका और आजिज़ नवाज़ी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया। जाते जाते कुछ बर्थडेज हैं वो देखते हैं। रमशा फहाद है, उनकी बर्थडे आई, उनको विश करें। तो मेरी हम नाम है रमशा और उनको बहुत सारी जो है वो बर्थडे की मुबारकबाद। रमशा, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दिखाए और आप इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और खुश व खुर्रम रहें। इसी बात के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम आज बात करेंगे सेगमेंट में कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं और किस तरह से उनसे बचाव मुमकिन है। आज हम इस वाले से बात करेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो आज के शो में हम यही जानेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि हमें कुछ तो पता है, जैसे भी हम आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, कॉन्गो वायरस बहुत ज़्यादा फैला, उसके अलावा मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है और कौन सी ऐसी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं और उनके इलाज के लिए क्या किया जा सकता है, क्या ये सिर्फ जेनेटिक होती हैं, एयरबोर्न होती हैं, किस किस तरह से जो है ट्रांसफरेबल होती हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मसूद साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, जब हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं तो ये बहुत कम हैं, ज़्यादा हैं, या जो है ना हर डिज़ीज़ को हम कहते हैं कि पहले इन्फेक्शन होता है फिर वो जाके जो है बीमारी बनती है, क्या इसका फिनोमेना है, कितनी तरह की हैं, कौन कौन सी हैं? बेसिकली जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना वो काफ़ी तादाद में है। सही। और ब्रॉडली स्पेक्ट्रम में ना इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक वो है जो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ फैल रही हैं, एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट के साथ। जो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ वही है कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन, एक इंसान का दूसरे के साथ मिलाप, या ये है एक मदर जो अपने जिसको फीटस है उसमें जो ट्रांसमिट करती है, दैट इज़ डायरेक्ट कांटेक्ट। अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट में फिर वास्ता आ जाता है। अच्छा। वो वास्ता हवा का हो सकता है, पानी का हो सकता है, फूड का हो सकता है, और मुख्तलिफ एनिमल्स का हो सकता है। जैसे आजकल जो है मंकी पॉक्स का है वो एनिमल्स से ट्रांसमिट होता है। तो उसको ये है कि वो काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। सही। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि ये जो मंकी पॉक्स वगैरह है, चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कॉन्गो वायरस हो रहा है, तो ये जो डिजीज़ हैं ये क्या जानलेवा भी साबित हो सकती हैं और इनसे बचाव किस तरह से मुमकिन हो सकता है? अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा तो दूसरी बीमारी की निस्बत नहीं कह सकते, लेकिन चूँकि डर जाते हैं लोग तो इस वजह से खौफ ज़्यादा है। सही। जबकि तादाद जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी प्रिवेंशन बहुत आसान है कि हमारे यहाँ नहीं आया अभी। ये बेसिकली अफ्रीका की बीमारी है जो कि मुख्तलिफ रोडेंट से, चूहों से और इनसे ट्रांसमिट होती है और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट होती है। तो इसकी अगर बर वक्त प्रिवेंशन की जाए, हम तदारुक वो कर लें कि वहाँ से यहाँ ना आए, तो दैट्स प्रायोरिटी। अदरवाइज़ तो दूसरी बहुत सारी बीमारियों उनकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और इसका प्रिवेंशन बड़ा आसान है कि जैसे जो है आपने प्रिवेंट होने के लिए सारी ही इन्फेक्शन डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए है कि सबसे पहले सफाई है। हमें दीन ने क्या सफाई से बिल्कुल ऐसा ही है, निस्फ़ ईमान है। सबसे पहले बुनियाद होती है आपके हाथ अच्छी तरह धोएं। बिल्कुल। हाथ धोने का तरीका है वो सीखें, वो जो है मुख्तलिफ चैनल्स पे भी सिखाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जब भी आप बाथरूम जाएं उसके बाद अच्छी तरह हाथ धोएं, जब भी खाना खाने लगें उस वक्त हाथ धो लें। फिर उसके बाद ये है कि आप जो है मुख्तलिफ एयरबोर्न डिजीज़ होती हैं उसके लिए कॉन्टैक्ट जो ज़्यादा हुजूम वाली जगह वहाँ ना जाएं।
थोड़ा फासला रखें, या फिर छींक आए या कोई वो आ जाए आपको तो एहतियात करें, उसका तरीका होता है। एयरबॉर्न डिजीजेस में से कौन कौन सी आ जाती हैं? मीजल्स हो गए, माम्स हो गए, रुबेला हो गया। इससे पहले जो बेसिकली वो बहुत सारी बीमारियां आती हैं, वो बहुत इजीली आप प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्लू भी हो सकता है उसमें। सही। अच्छा, इसी तरह जो वाटरबर्न डिजीज़ होती हैं, हमारे यहाँ पानी का एक बड़ा मसला है कि साफ़ नहीं है, और इसके लिए हम तो अब इसका रोना तो नहीं रो सकते, तो बेहतर ये कि पानी साफ़ पिएँ। जब भी कहीं ट्रैवल करें तो स्पेशली जो है ट्रैवलिंग में तो आप जो है जो बंद बोतल है वही पिएँ। और दूसरा ये है कि घर में भी आप बड़ा आसानी से फ़िल्टर लगा सकते हैं, या फिर फ़िल्टर वाली जगह से पानी ले लें। आप तो जगह जगह पे फ़िल्टर लग भी गए हैं, पब्लिक एरियाज़ में काफ़ी हैं। पानी साफ़ सुथरा पिएँ, बहुत बड़ा एक सोर्स होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ का पानी। फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ एनिमल्स से है, तो एनिमल्स में बाज़ वक़्त पेट्स होते हैं, हमने खुद बड़ी अच्छी माशाल्लाह एक वो रखी हुई है, तो वो है कि वो प्यार से आएगी या उसको स्क्रैच भी करेगी। वह वैक्सीनेटेड है लेकिन फिर भी एक ख़तरा होता है। इसी तरह जो है गली में जाते हुए कुत्तों की तो यहाँ भरमार है, और वो उसका कोई तदारुक भी नहीं। अब उनके भी वो हुकूक हो गए हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह जो है बहुत सारे आम कॉमन जब ये कुर्बानी के दिन आते हैं तो इस तरह से जो है उस वक्त जो है कॉन्गो वायरस और ये सारे बिल्कुल ऐसे ही रिलेटेड फैलते हैं। अच्छा, बच्चों की क्या होता है, वैक्सीन हो करवा रहे होते हैं ना बचपन से लेकर कोई तकरीबन 15 माह तक, तो जो है वो वैक्सीन गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है और कहा गया कि लाजमी लगवाएं। इनमें सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ से लड़ने की जो है मुदाफ़त पैदा की जाती है। जो लोग लगवा रहे हैं वो उनके लिए कितनी अच्छी चीज़ है, जो नहीं लगवा रहे उनके लिए कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लाजमी लगवाएं, क्योंकि अब तो ये कर दिया हुकूमत ने कि फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप लगवा सकते हैं, ये जो सेंटर्स बनाए गए हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले पब्लिक को ये समझाना कि वैक्सीन है क्या। वैक्सीन के लोगों से मुख्तलिफ तसव्वुर इबहाम किस्म के हैं। वैक्सीन वेरी सिंपल कि जो देखें इन्फेक्शन डिजीज़ होती हैं, या बैक्टीरिया से होगी, या वायरस से होगी, या पैरासाइट से होगी, या फंगल से होगी, उसी बीमारी का जरसूमा या उसको मार देते हैं, या उसको बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं, या उसके प्रोटीन्स इस्तेमाल करके उससे वैक्सीन बना लेते हैं। इंसान का एक दिफाई निज़ाम है। वो दिफाई निज़ाम ये है कि इंसान के जिस्म के अंदर जब भी कोई फ़ौरन बॉडी दाखिल होती है तो इंसान के अंदर एक निज़ाम दिफा, जैसे हमारे फ़ौजी बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं, ये हमारे वाइट सेल्स जो है लड़ रहे होते हैं, एकदम जाके उसको अटैक करेंगे और उसको मार देंगे। अब ये वैक्सीन ये होती है कि आप ऐसा करें कि कमज़ोर सा जो है जरसूमा भेजें बॉडी में, तो वो क्या होगा कि वो पहचान लेंगे उसको, उससे बीमारी नहीं होगी। पहचान लेंगे तो जब भी वो वाला बीमारी का जरसूमा आपके जिस्म में आएगा तो आसानी से उसको अटैक कर सकेंगे और उसको नाकाम बना सकेंगे। वैक्सीन बड़ी सेफ़ होती है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते जो लोगों के यहाँ बहुत कॉमन जो हमारी पब्लिक में ना बड़े बड़े मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, वैक्सीन जो है बच्चों की तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे सामने देखे हमें कितने पहले बहुत ज़्यादा मीज़ल्स होते हैं। आप लोग तो यंग जनरेशन हो, हमने देखा है इतने हॉस्पिटल भरे होते थे, अब इतने मीज़ल्स की तादाद नहीं होती। मीज़ल्स के बाद निमोनिया होता था, बच्चे मर जाते थे, एन्केफेलाइटिस हो जाता था, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता था, अमवात हो जाती थी। अब ये है कि वैक्सीनेशन, अच्छा वैक्सीनेशन सरकारी सतह पे बड़ी अच्छी हैं, उनकी ट्रांसमिशन भी अच्छी है। बाद लोगों को कंसेप्ट होता है कि भाई हमने प्राइवेट लगवानी, ठीक है वो शौक पूरा कर लें, लेकिन वैक्सीनेशन की मैंने ट्रांसमिशन सुना डॉक्टर साहब कि जो प्राइवेट भी लगा रहे हैं वो वैक्सीन एक ही है जो आ रही है, क्योंकि इम्पोर्ट हो रही है या क्या हो रहा है, वैक्सीन का असल ये होता है कि उसका चैनल जो है बस लगा रहे हैं कि आपने जी बड़े अस्पताल से लगवाई है तो बस। हाँ, बस वो ज़रा एक वैक्सीन एक ही है या अलग अलग भी हैं? स्टेटस सिंबल भी होता है। तो वैक्सीन जो है तो दुनिया में कहेंगे वैक्सीन तो एक ही चीज़ है भाई बनी। अब उसकी असल ये है कि रखी कहाँ गई है, जहाँ रखी गई है वो टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं है। अब फ़र्ज़ करें आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएँ, लेकिन अगर वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो उस वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकारी सतह पे बड़े अच्छे मतलब इनके मैंने जो देखा है सेंटर्स बहुत अच्छे वैक्सीनेशन का बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे यहाँ। अच्छा, अमूमन क्या होता है शुरू के 6-8 माह में या साल भर तो वालिदैन बड़ी तवज्जो दे रहे होते हैं और जो है वो लगवा भी लेते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो छोड़ देते हैं और फिर आगे कंटिन्यू नहीं करते, जैसे 2 साल 4 साल और फिर 6 साल और 7-8 साल तक की जो है वो बच्चों की वैक्सीन्स हैं। तो जब उनमें उसमें हेपेटाइटिस वगैरह भी हैं, दीगर जो है वो दीगर जो बीमारियाँ उनसे निपटने की भी उसमें वैक्सीनेशंस हैं, तो उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है या नहीं है? इतने बड़े होने के बाद बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है कि उन्हें ज़रूरत नहीं होती। बुनियादी तौर पे जो सिस्टम ये है कि
अर्ली लाइफ की जो वैक्सीनेशन है वो तो बहुत ज़रूरी हैं। वो अगर हो गई हैं ना तो उसके बाद एडिशनल तो जितनी भी वैक्सीनेशन आप ऑप्शनल है कराएं तो बहुत अच्छी बात है। वरना आसान तरीका ये है कि बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएं। देखें, एक जो है ना वो बाड़े कैसे बढ़ाई में जा खेलने वाला बच्चा उसको बीमारी नहीं होती, और एक महल में पलने वाला बच्चा बहुत मतलब सफ़र करता है। मकसद ये है कि बच्चे की बच्चे की जो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। अभी उसका कैसे तरीका ये है बढ़ाना कि बच्चों हमारे यहाँ बच्चे क्या है कि कितना उनका स्क्रीन टाइम क्या है। वो बहुत फिज़िकल ज़्यादा है। एक्टिविटी कोई नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरा उनके जो सेलेक्टिव फूड्स हैं उनकी जो वो क्या वो न्यूट्रिशनल हैं, मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी जब एक अच्छी ग़िज़ाइयत होगी, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, खेल कूद होगा, अच्छा माहौल होगा, अच्छे दोस्त होंगे। स्कूल्स में अच्छी फ़ज़ा मुयसर की जाती है, लेकिन फिर भी इन्हीं स्कूलों में बच्चे बेचारे बिगड़ जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो सबसे वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन और आसान है, वैक्सीनेशन कोई मुश्किल नहीं है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है जो बच्चों को खिलाने पिलाने में भी ख्याल रखें और उनकी फिजिकल एक्टिविटी की? क्योंकि उमूमन क्या होता है, बच्चे हम ज़्यादातर जोर देते हैं ना, बाहर से आए हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाथ धोना है या मट्टी में मत खेलें। उमूमन अब तो हमारी ये प्रैक्टिसेस हैं, गार्डन में जा रहे हैं तो भी बच्चों को इतना जो है ना पैम्पर करते हैं कि नहीं जी। तो इन चीज़ों के ऊपर कितना जो है वो बच्चों के अंदर मुदाफ़त क़ुव्वत पैदा करती हैं और इनका क्या रोल होता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सईदा सदफ़ अकबर भी मौजूद हैं, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सदफ़? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब हम बात कर रहे हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोशनी डाली कि इन्फेक्शस डिजीज़ कौन कौन सी हैं और किस हद तक ख़तरनाक हो सकती हैं, हम इम्यूनिटी पे भी बात कर रहे थे, तो आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जानना कि बीमारी है क्या, उसके पीछे वजह क्या है, और फिर जो है उसका सही ट्रीटमेंट लेना, और फिर डॉक्टर साहब ने प्रिवेंशन पर भी बात की जिसमें हमारे पास ये सारी वैक्सीन और आ जाती हैं। तो आप जो है वो किस तरह से जो है वो इसके बारे में वजाहत करेंगी? बिल्कुल देखें, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बहुत सारी हमारे पास इकसाम ऐसी हैं कि अभी तक लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। क्योंकि असल बेसिकली में ये होता है ना कि आपके पास जो है उसके प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे आजकल रेनी सीज़न है, उसमें भी हमारे पास जो है बहुत सारी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ जो है लोगों को जो है हो जाती हैं। लेकिन उसमें किस तरीके से हमें उनसे जो है एहतियात करनी है और किस तरीके से जो है अपने जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली हम और इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं ना, वो हमारे डेली रूटीन के ही होते हैं कि जो हमारी एक जो लाइफ स्टाइल होती है और जो हमारे खाने पीने का एक जो तरीक़ेकार होता है, जो हमारी एक पर्सनल हाइजीन होती है, और जो हमारी इन्वायरमेंटल हाइजीन होती है, यही इन तमाम चीज़ों पे अगर हम एहतियात कर लें तो हम जो है बिल्कुल इससे आराम से खुद को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो है वो जैसे भी डॉक्टर साहिबा भी कह रही कि फ़ूड बहुत मैटर करता है डॉक्टर साहब, और लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। बच्चों की तरबियत के वाले से हम अभी बात कर रहे थे कि भाई बच्चों को खेल कूद या मट्टी धूल से हम एक्सपोज नहीं होने देते। गार्डन में भी जाते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो है ना वो नीचे हाथ ना लगाएं, ग्रास में ना बैठें। तो ये इन चीज़ों से क्या वाकई इम्यूनिटी डेवलप होती है या जो है ना और ज़्यादा बीमारियाँ बच्चे लेकर घर आ रहे होते हैं? देखिए, इसमें जो है ना बिल्कुल बच्चे को बहुत ही पैम्पर करके रखना और बाहर नहीं भेजना और उसको एक्सपोज नहीं होना, तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। बच्चे को थोड़ा बाहर भेजें, खेले कूदे, गिरे, एक दूसरे को गिराए, तो इससे थोड़ी सी जो है उसका कॉन्फिडेंस भी होगा। जो बच्चे बिल्कुल बहुत पैम्पर्ड होते हैं फिर उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है। हाँ, घर में उनकी इतनी अच्छी ग़िज़ाइयत आप दें उनको कि वो जाके बाहर जो है अच्छा मतलब अच्छी तरह से वो कर सकें। अब ग़िज़ाइयत में ये है कि बच्चों की हमारे यहाँ अर्ली लाइफ में जो है जो पाउडर मिल्क्स हैं इनसे जो है निजात दिलाई जाए। तो और दूसरा ये है कि मदर फीड सबसे बुनियाद है। मदर फीड के बाद फिर वीनिंग है, फिर उसके बाद जो है माशाल्लाह इस वक्त हम वैसे तो कहते हैं कि इकोनॉमिकली हम बड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग जो है मैंने देखा इकोनॉमिकली वेल अच्छे इस्टेब्लिश्ड हैं। और अर्ली लाइफ बच्चे की अगर अच्छी वीनिंग और अच्छी ग़िज़ा वगैरह दे दी जाए ना,
तो ये आपका फ्यूचर का बहुत अच्छा आपका जो है ना वो एक एसेट है, क्योंकि बच्चा बीमार नहीं होगा तो अच्छा प्रोग्रेस करेगा। और अल्लाह माफ़ करे, बीमारी जो है इंसान को सारे उससे रोड़े अटकाती है फिर सारी प्रोग्रेस से। हिदायत में ये है कि दूध जो है बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें बच्चों की। फिर जो है फल फ्रूट्स बच्चे खाते ही नहीं हैं, आप सामने रखेंगे ना, बाद में खा लूँगा, ये मैं खुद एक्सपीरियंस है। फिर जो है क्या देखा गया है कि जो जंक फूड है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। यकीन जाने अब तो ये जो त्यौहार होते हैं उनमें भी जंक फूड ही बांट रहे होते हैं हमारे, मैंने देखा हमारे कोरंगी में जो है वो क्या कहते हैं, सारे वो वाले जो अब नाम तो नहीं ले सकता, कि वो जो है एक पोटैटो चिप्स और ये वो सारी चीज़ें, और टॉफ़ीज़ तो अब कम लोग बच्चे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके नज़र ये ग्रिल्ड और ये सारी चीज़ें आ गई हैं ना, चिप्स के नाम पे जो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, पता नहीं उसमें होता क्या क्या है, यकीन जाने। और मुझे और ये जो जितने बेकरी के आइटम्स हैं और जितने ये जो कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं ना, इनसे अगर अवॉइड करें तो और नेचुरल जो है ना ग़िज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह इम्यूनिटी अच्छी होगी ना। बच्चा जाके बाहर खेले कूदे, थोड़ा लड़े, मतलब एक्सपोज होना चाहिए उसको एनवायरनमेंट में। अच्छा, क्या होता है कि अभी जो ये मौसम है इसमें मक्खियों की अफजाइश में बहुत इजाफा हो जाता है, मच्छरों की अफजाइश में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और आगे आगे जिससे गर्मी ख़त्म हो रही है तो उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं घरों में। बारिश के बाद वो एक ख़ास तरह की फ्लाइज़ हैं वो भी आ जाती हैं घर में, पतंगे वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनसे भी जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही होती हैं। और कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही होती हैं सदफ? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं जो आपका इससे पहले क्वेश्चन था उसमें एक वो है कि देखें जो हमारे पास जो एक एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक बात मैं ऐड करूँगी कि हमारे पास जो मिट्टी होती है ना, जो सॉइल होता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो है बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को जो है बूस्टअप कर रहे होते हैं। तो बच्चे जब मिट्टी में खेलते हैं, देखें ना आप जो उसके जो हमारे गांव देहात के जो बच्चे होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग, उनकी यानी उनकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो इसीलिए कि वो एक नेचुरल जो है इन्वायरमेंट में रहते हैं। हमारे बच्चों की तरह आजकल एक बिल्कुल जो है कूजी या फिर सीडेंटरी लाइफ स्टाइल में जो है वो नहीं रहते हैं। उनका एक बिल्कुल ओपन मिट्टी से जो है ताल्लुक़ उनका अभी तक वो है बाकी है। इसीलिए उनकी जो है उनका जो क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग होता है। सही। एक कॉलर भी हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याया, आप बताइए आप कैसे हैं? पहले तो अल्लाह का शुक्र है, दोनों मेहमानों को सलाम। आप भी बताइए कि रास्ते में बारिश मुझे पहुंची आई तो रोड के क्या हालात थे? रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह पानी तो नहीं मुझे मिला और बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो मौसम खासा खुशगवार था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा मौसम है, अल्लाह का शुक्र। जी ऐसे ही। देखिए, इन्होंने एक बड़ी डॉक्टर साहब ने जो बात की ना वो मेरी नज़र में बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 62, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे, हमने बहुत फ्रूट्स खाए, हमने बहुत नट्स खाए, बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, जिससे मेरी नज़र में जब तक आपकी इम्यूनिटी फॉर्म नहीं होगी ना, आपको हर बीमारी हिट करेगी। और अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बच्चों को खुद खराब किया। मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमने भी खराब किया। वो इसलिए कि हमने बच्चों को उस चीज पर लगाया नहीं, जब इनिशियल स्टेजेस में उनकी हर जायज नाजायज ख्वाहिशें पूरी की हर लिहाज से, तो फिर वो कहीं ना कहीं फिर वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं, हम रोते हैं। क्योंकि आज इन्फेक्शन डिजीज की बात होगी तो मेरे डॉक्टर से बात डॉक्टर बात ये कि इन्फेक्शन तो इतना ज्यादा फैल चुका है, बात है हर दूसरा आदमी कोई ना कोई नया इन्फेक्शन आ जाता है और उससे मुब्तला हो जाता है। हमारे इर्द की इतनी गंदगी है जो हम बियॉन्ड हमारे कंट्रोल है। हम घर में कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपके ख्याल के अंदर हमारी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी के अंदर क्या ऐसी मतलब हमें क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर बेसिक हेल्थ फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही तो ये इन्फेक्शन को हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? दूसरी बात ये है कि डॉक्टर जो आजकल वैक्सीन लग रही है, हर चीज की वैक्सीन आ गई, हर चीज की, वो ये लगा लो वो लगा लो, मतलब ये वैक्सीन क्या हमारे लिए मुजरे यानी हमारे लिए फायदेमंद है? इसके कुछ ऐसे असरात हैं जो हमारे लिए मुजरे सेहत भी होती है। ये मेरा सही। बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा और तजिया किया हज़रत ने। देखें, ये जो है जो हमारा एरा था उस वक्त इतनी जंक फूड्स नहीं थी, तो इम्यूनिटी मतलब हम लोगों के दौर की बात जो है, अब जो बच्चों में अच्छा बीमारियां बहुत आ रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है। तो वैक्सीन को समझना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन बिल्कुल मुज़र सेहत नहीं है। अगर प्रॉपर बनाई गई है और प्रॉपर ट्रांसमिट की गई है तो वैक्सीन अल्लाह की नेमत है, क्योंकि वो बीमारियों से आप सोचें
एक बच्चा जिसको पोलियो है उसके पेरेंट्स की क्या मतलब, जो चल नहीं सकता उसकी कितनी मुश्किलात होती होंगी, और एक वैक्सीन की वजह से, थोड़े कतरे पिलाने की वजह से वो बीमारी अगर उससे अल्लाह महफूज रखता है तो देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि खैर के कामों में तावन कंट्रोवर्शियल करो। कर देते हैं ना, असल मसला ये है। अच्छा, एक बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैंने पोलियो वैक्सीनेशन 96 या 97 से मेरे ख्याल में, मतलब मैं इन्वॉल्व हुआ, मैंने आज तक वो जो पब्लिक में वो है वैक्सीन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैंने तो किसी ने नहीं देखा। हमारे सामने बच्चे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे आए जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर इसी तरह दूसरे कुछ कॉन्सेप्ट ये होते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कॉन्सेप्ट फैलाए गए थे कोविड वैक्सीन के बारे में। पैरालिटिक चल रहा था, और देखें एक दुनिया में दो कुव्वतें होती हैं, खैर की, शर की। कुछ सिद्क़े नीयत से खैर की कुछ कोशिश करते हैं, तो कुछ शर की जो कुव्वतें हैं वो चाहती हैं कि इसको जो है बदनाम किया जाए। एक ये निज़ाम चल रहा होता है। दूसरा ये है कि अच्छा हमारे यहाँ क्या है, वैक्सीन साफ ज़ाहिर हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जितनी बाहर से। अब हम बाहर से बन के आ रही है तो उस पर 100 क्वेश्चन हमारे जहन में आते हैं, और इस पे तो ये है कि वल्लाह आलम पे ही बंदा कर सकता है कि, क्योंकि हम एग्जैक्ट जाके तो देख के तो नहीं, मतलब एक जो जनरल नॉलेज है, जो नेट का नॉलेज है, और जो एक एक्सपीरियंस नॉलेज है, उससे ये हमारा ये हमने अखज़ किया है। बहुत सारे हमें भी ये आता है जहन में कि वैक्सीन लगाने में ज़्यादा आफियत है बनस्बत इसके कि डरते रहना है कि ये हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मसलन मीज़ल्स वैक्सीन अगर बच्चे को लगाई जाए, एक ख़तरा होता है एक न्यूरोलॉजी की डिज़ीज़ का, तो वो अगर सबको अगर बता दिया जाए तो बेचारे कोई भी नहीं लगाएगा, लेकिन वो रेयर होती है। और इसी तरह कुछ डिजीज़ ऐसी होती है, वरना सिंपल से ये होता है कि रैश हो गया, एक आध दिन बुखार रहा, और इसके अलावा वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखे हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपसे सवाल था कि इस वक्त मौसम में जो है वो बहुत सारी हम डिजीज़ देख रहे हैं, कैरी कर रहे थे, फ्लाइज वगैरह, तो इनसे किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और किस तरह से बचा जा सकता है? बिल्कुल, देखें क्योंकि ये जो बरसात का मौसम होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा नमी की वजह से मुख्तलिफ इक़साम के माइक्रोब्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, बहुत सारे जो है पैथोजन ऐसे हैं। पैथोजन में इजी लफ्ज़ों में कहूँ कि जो समझ लें कि जो वो जो है जर्म्स कह लें या फिर जरासीम कह लें, वो जो है बहुत तेज़ी से उनकी जो है ग्रो हो रही होती है। तो फिर उसकी वजह से जो है मुख्तलिफ इक़साम के जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ लोगों को हो रहे होते हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज़ हो रहे होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हमारे पास आजकल के मौसम में जो है डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगोनिया है, इन सब की भी बहुत ज़्यादा केसेस है हमारे पास आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो है टाइफाइड के बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। टाइफाइड है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है। तो लेकिन देखें ये सब बीमारियाँ जो है आपके पास जो है फूड बॉर्न डिजीज़ होती हैं, फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़, कि अगर हम जो है गंदा खाना या फिर गंदी खुराक, कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये तमाम जो है हमें मैदे की या फिर गैस्ट्रो की जो है बीमारियाँ हो रही होती हैं। क्योंकि देखें कराची की जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो है टैंकर का पानी इस्तेमाल होता है, और उन पानी के जो है एक प्यूरिफिकेशन या फिर उन पानी में जो है किसी भी किस्म की जो है कंटेमिनेशन का ना होना, इस चीज़ की जो है कोई किसी भी किस्म की जो है गारंटी मौजूद नहीं होती है। इवन के उस पानी में एक अजीब किस्म की स्मेल और उसका जो है कलर बिल्कुल चेंज होता है। तो ये इस चीज़ को जो है उसमें आइडेंटिफाई कर रही होती है कि इसमें डिफरेंट माइक्रोबियल पैथोजेंस मौजूद हैं। तो जब हम वो उस पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर हमें जो है गैस्ट्रो की जो बीमारियाँ हो रही होती हैं। और फिर जैसे कि मैंने कहा कि जो है डिफरेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज़, जैसे अभी हमारे पास ये हालिया बारिश के उसमें जो है जगह जगह बारिश का पानी अभी मौजूद है, तो उसमें जो है आपके मलेरिया की जो है अफजाइश हो रही होती है। और फिर जो हमारे पास चिकनगोनिया है और डेंगू है, उनकी जो है साफ़ पानी में जो है परवरिश होती है। इवन के हमें हमारे घरों में भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे घरों में जो है लॉन में जो है
खाली गमले मौजूद होते हैं, खाली जो है टायर के जो है वो मौजूद होते हैं, कोई हमारे पास ऐसा प्याला हमारे गार्डन में रखा हुआ है जहाँ पर जो है बारिश का पानी मौजूद है, तो फिर उन मच्छरों के जो है लार्वों की उसमें जो है अफजाइश हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो सबसे पहली बुनियादी बात ये है कि आप घर में सफाई सुथराई का जो है वो निज़ाम अच्छा रखें, अपने हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। साफ खाना, ऐड ऑन मैं करूँगा वेरी क्विकली डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि अब करने वाले काम, ये तो सारी बातें तो हैं, करने वाले काम, एक आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन है, एक आपके घर की प्रोटेक्शन है, एक आपकी सोसाइटी प्रोटेक्शन। पर्सनल में ये है कि इस मौसम में हाफ स्लीव शर्ट से अवॉइड करें, और अगर पहनना भी है तो सिंपल वो आते हैं एक टाइगर टाइप के, वो लगा लिए। स्लीव्स भी अच्छी होती हैं, स्लीव्स और ग्लव्स पहने। दूसरा ये है कि पानी साफ़ सुथरा पिएँ। तीसरा ये कि जहाँ जहाँ आपकी जहाँ पहुँच है ना, वहाँ पे सिंपल पानी यहाँ खड़ा होता है, इस पर ये जो इनके पास ऑयल होता है बचा हुआ जो गाड़ियों से निकला होता है, उसको थोड़े से उस पर फैला देंगे तो वो उसका ट्रांसमिशन रुक जाएगी, क्योंकि वो एक लेयर आ जाती है ना उसके ऊपर, तो फिर उसके बाद ये है कि अपनी फूड का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे इस मौसम में। फिर जो है, और जो अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो उनका सैलड मैंने देखा है कि वो देखने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कैसा उसका कटा हुआ है, कैसे है ये, वो उससे आप कोशिश करें कि वहाँ पे अवॉइड करें। सैलड वैसे खूब खाएं घर में खुद भाई। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त तो इस मौसम में यही कह रहे हैं कि बाहर के खाने की चीज़ें मक्खी मच्छरों की वजह से आप अवॉइड करें। फ्रेश घर में भी बनाएं, फ्रेश घर में भी खाएं, उसको भी रखें नहीं, और खुला तो आप घर में भी ना छोड़ें, क्योंकि वो जो ना कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही वो फिर बीमारियों की तरफ लेके जाता है। थैंक यू सो मच सदफ, आपने दिया टाइम, और तारिक मसूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज हम बात करेंगे कि जो आपके तालीमी इदारे हैं उनका इंतखाब करना एक बड़ा मुश्किल काम लग रहा होता है, कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता कि जी अच्छे ग्रेड्स भी ले लिए हैं, अच्छे कॉलेज का इंतखाब कैसा करें। वालिदैन के लिए भी एक चैलेंज होता है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो जी कौन सा स्कूल होना चाहिए। फिर सिस्टम्स हमारी यहाँ अलग अलग हैं, फेडरल बोर्ड अलग है, सिंध बोर्ड अलग है, इसके अलावा कैम्ब्रिज सिस्टम अलग है, तो भाई कौन से पढ़ाया जाए, फिर किन इंस्टीट्यूट्स में दाखिल कराया जाए, प्राइवेट जो है वो तालीम दी जाए, और अभी तो एक होम स्कूलिंग का भी हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये सारे मामलात में पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, और अगर जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से डिलीवर भी नहीं कर पा रहे होते। तो आज हम ये इस बारे में बात करेंगे कि तालीमी इदारों का इंतखाब और अच्छे सिस्टम का इंतखाब जो है वो कैसे किया जा सकता है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस हवाले से एक्सपर्ट्स ही मौजूद हैं जो कि हमें भी गाइड करेंगे और बताएंगे। तो वेलकम करते हैं उनको शो में। सबसे पहले हाजिर आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप मैनेजर स्टूडेंट करियर सर्विसेज हैं, ज़ैबिर से ताल्लुक़ है आपका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम द शो। और साथ साथ मेरे साथ जो है वो शर्जील अहमद साहब भी मौजूद हैं, आप प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, और इस वक्त जो है ऑनरी डायरेक्टर भी हैं डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क में। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले स्टार्ट करें तो जी बड़ा बुनियादी मसला ये है कि स्कूल में भी यही मसला आ रहा है कि कौन से स्कूल का इंतखाब करना है, किस सिस्टम में डालना है, कौन सा बोर्ड चूज़ करना है। फिर वही वाली बात कि कॉलेज यूनिवर्सिटी हर इदारे का इंतखाब एक मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं और सबका अलग निज़ाम है। तो किस तरह से हो सकता है, आप लोग क्या रेकमेंड करते हैं? अकॉर्डिंग टू मेरी जो राय है वो ये है कि सबसे पहले तो स्कूल्स के अंदर काउंसलिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, क्योंकि बच्चों का बेस वहीं से बनता है। जब वो क्लास 8th में 9th में आते हैं, बहुत से पेरेंट्स बच्चों को फोर्सफुली जो है वो किसी ऐसे डोमेन में डाल देते हैं, ऐसी स्पेशलाइजेशन में डाल देते हैं जो उनके लिए उनका इंटरेस्ट नहीं होता। सबसे पहले आपको आजकल का ऑब्वियसली बच्चा इतना ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम 10 ईयर्स पहले ले लेते हैं, तो आज का बच्चा बहुत डिफरेंट है। वो वेल अवेयर है अबाउट ऑल द टेक्नोलॉजीज़ एवरीथिंग। सो द पेरेंट्स शुड नो कि बच्चे का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो किस फील्ड में आगे परस्यू करना चाहता है। उसके अलावा स्कूल्स के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि काउंसलिंग बच्चों की टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि कौन सी फील्ड का कितना स्कोप है आगे आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर। बिकॉज आज जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हो सकता है कि 10 साल बाद वो चीज़ इम्पॉर्टेंट ना हो। बिल्कुल ऐसा ही। आज से 10 साल पहले अगर हम ले लें तो IT वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट नाउ IT इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी डोमेन, एवरी स्पेशलाइजेशन, एवरी इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री में IT के लोग जो हैं वो माने जा रहे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।
काउंसलिंग तो यकीनन मैटर कर ही रही है, और साथ साथ जो है वो पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बच्चे की तो आप काउंसलिंग तभी करवाएंगे या करेंगे जब पेरेंट्स इस हवाले से अवेयर होंगे। तो हमारे यहाँ पर भी नज़र आ रहा होता है कि जो एज गैप्स हैं तो उसकी वजह से भी ना पेरेंट्स हजम नहीं कर पा रहे होते या बच्चे के समझ नहीं पा रहे होते वो क्या करना चाह रहा होता है। तो ऐसे में असल मसला खड़ा होता है शर्जील साहब। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, दो चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं इफ़ वी आर डिटर्मिनिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी अगर हमने किसी स्कूल के मयार को तय करना है तो तय कहाँ से करें, एक सवाल है ना। एक तो ये कि मैं अपने तजुर्बे से तय करूँगा, अपनी एक्सपीरियंस से। दूसरा है कि मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है उसकी बेस पे करूँगा। तीसरा ये है कि दुनिया में इसके स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, हम इसके कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। यानी स्कूल की क्वालिटी के मयार के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तय हो चुके हैं। मैं यहाँ पर दो बातें अर्ज़ करता हूँ। पहली बात तो ये, सबसे पहले ये डिटर्मिन करें कि जिस तालीमी इदारे का आप इंतखाब कर रहे हैं, इधर दैट इंस्टीट्यूशन इज़ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द पास्ट और द फ्यूचर। वो माजी के लिए तैयार कर रहे हैं, मुस्तकबिल के लिए। अब आप देखें नवंबर 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जेन आई में AI चैट GPT आया, राइट। अब चैट GPT आने के बाद से अब तक में 2 साल में कितनी ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गई है तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर। क्या हमारे तालीमी इदारे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? तो पहला क्वालिटी का पैमाना ये कि रिस्पॉन्सिवनेस हो तालीमी इदारे के अंदर। आप ये देखें कि उसके मैकेनिज़्म और करिकुलम के अंदर, उसके निसाब के अंदर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। दूसरी बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि देखें, जब आप डिटर्मिन करते हैं ना क्वालिटी को, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग और क्वालिटी ऑफ लर्निंग, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। यानी जितनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ टीचिंग किसी इदारे में होगी, क्वालिटी ऑफ लर्निंग उतनी बढ़ जाएगी, राइट। और ये दोनों हाईली सिग्निफिकेंट है। यानी स्टडीज़ में बात इस्टेब्लिश हो चुकी है, देयर इज़ अ हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग। तो अब इसको तय कहाँ से करें? तय करने का तरीका ये है कि लर्निंग आउटकम देखें इदारों में पूरा हो रहा है कि नहीं। आप फेडरल बोर्ड में पढ़ा लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप प्रोविंशियल बोर्ड में पढ़ाएं, को आप ओ लेवल साहब ये देखें वो तालीमी इदारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को पूरा करता है कि नहीं। ये तय होते हैं निसाब से। आपको मिसाल के तौर पे अगर आपने तय करना है मैथ्स की क्वालिटी क्या है, तो मैं आपको 10 स्टैंडर्ड्स बता दूंगा करिकुलम से निकाल के, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, चाहे कॉमन कोर को देख लें या दीगर करिकुलम को। आप उन 10 पे चेकलिस्ट लगाएं कि इस इदारे में ये पूरे हो रहे हैं। जितने ज़्यादा पूरे हो रहे हैं उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी होगी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, इतना तो टेक्निकली कोई भी नहीं सोच रहा है जो बात आप कर रहे हैं ना शर्जील। इतना तो ना कोई सब्जेक्ट वाइज सोच रहा है, ना जो है ना वो भले अगर वो मैथ्स में मास्टर्स भी करने जा रहे हैं ना तो भी नहीं सोचेगा। हम तो स्कूल लेवल की और कॉलेज लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं है ना हमारे यहाँ, ये तो है ही नहीं। हमारे यहाँ ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है हाजरा, कि जितना महंगा इंस्टीट्यूट, जितना हाई फाई जो है उसकी फ़ी होगी, उतना ही अच्छा पढ़ा रहे हैं कुछ शायद। जो बड़े बड़े चैप्टर्स चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं कि जी यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। बच्चा निकल रहा है, 100 बच्चों में से 2 बच्चे हैं जो कि काम के निकल रहे हैं, बाकी सब खेप ऐसी बाहर आ रही है। तो हम लोग ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि फ़ीस जितनी ज़्यादा है, जितनी अच्छी जो है कॉपीज़ पब्लिश हुई हुई हैं, जितना अच्छा जो है वो आपका निज़ाम है, उससे इम्प्रेस होकर बच्चे को दाखिल करा देते हैं। बच्चा बाहर निकल रहा है वो नीलबटा सन्नाटा, ज़ीरो प्रोग्रेस। और ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं ये, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि O लेवल या A लेवल को ही सेलेक्ट करें, क्योंकि obviously there is a huge gap in between the curriculum of metric and inter system and O level and A level system। एक O level और A level का बच्चा जब निकलता है किसी और इंस्टीट्यूट में अप्लाई करता है तो उसके नॉलेज में, उसकी रीजनिंग में बहुत डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू द मैट्रिक स्टूडेंट। बट जो चीज़ देखी गई है वो ये देखी गई है कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम MD CAT देते हैं, इंजीनियरिंग के लिए MCAT देते हैं। तो देखिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनके क्राइटेरियाज़ को मीट करने के लिए, मगर वहाँ पे भी थोड़ी सी नाइंसाफ़ी मैं कहूँगी ये होती है। वो होती है कि मैट्रिक का बच्चा और O लेवल का बच्चा, O लेवल के बच्चे के लिए आप जो है वो परसेंटेज नीचे लेके आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द HEC के, आप उसको थोड़ा सा लो ग्रेड पे लेके जा रहे हैं। मगर आप ये देखें कि उसका कैलिबर और मैट्रिक के कैलिबर, अब ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है कि हमारा एकेडमिया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हमें उन्हीं चीज़ों को लेके चलना है जो कि O लेवल और A लेवल वाले लेके चल रहे हैं। बिकॉज वही बच्चे तो आगे जाएंगे, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर किया जा रहा है। मगर मैट्रिक का करिकुलम और इंटर का करिकुलम आज भी वही है जो आज से 10-15 साल पहले था। तो आई थिंक इस चीज़ को चेंज करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा जो यूथ है वो इक्वली आगे लेके चले हर चीज़ को। सबसे ज़्यादा मसले तो खैर यहीं से पैदा हो रहे हैं कि एक यकसा तालीमी निज़ाम या यकसा निसाब मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो खैर कोर इशू है, इस पर तो बात करना ही बेकार है। अरसा दराज से जना चिल्ला रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब एक और चीज़ होती है, स्कूल कॉलेज लेवल भी क्रॉस कर लिया, MCAT भी दे दिया, ECAT भी दे, सब कुछ हो गया। अब जी यूनिवर्सिटी के
इंतखाब, इसमें भी ये हो रहा है शर्जील कि सब लोगों की प्रायोरिटी ये होती है कि जी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले। मैं अपने भी ज़माने में भी यही कॉन्सेप्ट था हमारे माँ बाप का भी कि भाई इसलिए भी कि एक तो इकोनॉमिकल है, दूसरी बात ये कि जी उसकी डिग्री की जो वैल्यू है वो प्राइवेट जो आपके इंस्टीट्यूट से वह चंद एक के उनकी नहीं है। तो ये अभी ख़त्म हो गया ये कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ है या अभी तक जारी है? क्योंकि ये एक्सपीरियंस करके मैं आई हूँ कि हमारे यहाँ जो वही वाली बात, निसाब का मसला सिर्फ स्कूल और कॉलेज का नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल में भी जो आप पढ़ा रहे हैं और जब आप फील्ड में कूद रहे हैं तो कुछ नहीं आपको आ रहा, तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो इस तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन शर्जील साहब के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वर्सेस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, करिकुलम और डिग्री वैल्यू किस तरह से एवेल्यूएशन करूं भाई? अब देखिए ये बात अरसे दराज तक सामने आती रही है और लोगों का इसी तरह का तजुर्बा रहा कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब किया जाता था। वजह उसकी दो, एक तो ये जो आपने बताया कि इकोनॉमी का एक फैक्टर है, दूसरा है रिकग्निशन, क्योंकि आमतौर पे बाज़ दफ़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बैक एंड का फिनोमेना किसी को नहीं पता होता कि रिकग्निशन में वो है भी नहीं है, है और तो ये किस कितना लेवल मसला आया था। हाँ, तो अब डिग्री आपने पूरी मुकम्मल करने के बाद तो आप जब डिग्री वेरीफाई करवाने जा रहे हैं तो बचा HEC में रिकग्निशन ही नहीं है उसकी। तो ये चैलेंजेस की वजह से रहा है। लेकिन अब हम एक ट्रेंड देख रहे हैं काफ़ी अरसे से कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ बूम पर हैं। अच्छा, उसका एक बड़ा फैक्टर है जो मैं समझता हूँ जिसकी वजह से इसको देखना चाहिए, वो ये कि देखें जब आप किसी भी प्रोफेशन में किसी भी डिसिप्लिन का फ़र्ज़ करें, आप मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट में जा रहे हैं, सोशल साइंसेज में जा रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स में जा रहे हैं, लिटरेचर में जा रहे हैं, तो आपका इंडस्ट्री के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है। अब वो यूनिवर्सिटीज़ जो बाकायदा पब्लिक सेशंस करवाती हैं, यानी पब्लिक स्पीकर्स को बुलाते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वो अपना तजुर्बा शेयर करते हैं, तो ये आपस में एक जो ना इसकी कोऑर्डिनेशन बनना ज़रूरी है। जब तक कि एकेडेमिया इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, बच्चा प्रैक्टिकली प्रोफेशन के लिए इफेक्टिव नहीं होगा। अब होता क्या है, देखें अक्सर आपने भी देखा होगा MBA किया हुआ बच्चे ने, लेकिन अगर आप उसको कहें कि एक आपने बिजनेस प्लान बनाना है तो वो सोच रहा होगा बिजनेस प्लान कैसे लिखूं, फिजिबिलिटी स्टडी कैसे लिखूं, लिखने में जान निकल जाती है बच्चों की। एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये है, प्लान तो फिर बात की बात है, ठीक है ना। अब तो बिजनेस प्लान भी ChatGPT बना अब तो खैर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, लेकिन एटलीस्ट वो उस डिग्री से जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही बच्चे में आपको, क्योंकि वो ना कोई उसकी इंटर्नशिप हो रही है, ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंडस्ट्री से ले रहा है। तो एटलीस्ट ऐसे तालीमी इदारे, ऐसी जामियात जो बारहा ये सेशंस करवाती हैं, इंडस्ट्री के साथ मिलकर चल रही हैं, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और अब ये देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये ट्रेंड आ रहा है ड्यू टू द प्राइवेट सेक्टर। सो दिस इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स बिहाइंड। एक और कॉलर है हमारे पास, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फहद बात करूं कराची से। जी फहद साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो मेरा सवाल बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है, वो यूँ क्योंकि ये जो बातें हो रही है थोड़ी आगे की बातें हो रही है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरी बेटी को जो मैंने दाखिल कराया प्ले ग्रुप में और उसके बाद नर्सरी में, तो उसके बाद मैं 3 स्कूल चेंज करूँ मैं, जिसकी वजह से तकरीबन 80-90,000 मेरे इस तरीके से मैंने ज़ाया हुआ एडमिशन पे। तो इन चीज़ों को यानी प्ले ग्रुप हो या नर्सरी हो, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सिलेक्शन के लिए क्या तरीके का इख्तियार किया जाए? ठीक, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल बुनियादी जो है तालीम में आपने बिल्कुल दाखिल कराना है उस वक्त वाकई समझ, क्योंकि न्यू पेरेंट आप हैं, आपने बच्चे का एक्सपीरियंस भी देखा, तो फिर कैसे चूज़ करें? हाजरा और पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, एक स्कूल दूसरा स्कूल तीसरा स्कूल। इसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर होना ज़रूरी होगा इसके लिए, और उसके लिए भी काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए पेरेंट्स के भी। और सबसे पहले आई थिंक इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने के लिए आपको लिस्ट डाउन करना होगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लिस्ट डाउन करना, और उसके बाद फिर आप सर्वेस कर लिए, सर्वेस करने। और फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, आपका पता नहीं है कि आपको कहाँ पे आपकी लिस्ट में। इनको तो बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप में जाना चाह रहा है, अर्ली ईयर एजुकेशन में, मॉन्ट्स में। अर्ली एजुकेशन में जाने के लिए भी यही है कि वो आप अपने ज़ाहिर है अपना वसाइल देखें, अपने एरिया को देखें, और उसके बाद आप सिलेक्ट करें अपने बच्चे की एजुकेशन के हिसाब से कि वो कहाँ जाना चाहता है। आपकी क्या राय है इसमें? मैं चूँकि तकरीबन 10 साल मैंने अर्ली ईयर्स के करिकुलम पे काम किया है, एंड आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू अराउंड 40 पब्लिकेशंस अर्ली ईयर्स में। तो मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कराची में
अब जाके थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ रही है कि अर्ली ईयर्स भी कोई चीज़, वरना इसमें तो कहते हैं कि मैट्रिक पास भी कोई पढ़ा ले जाकर, हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए अर्ली ईयर्स में, क्योंकि बच्चे के बच्चों को डायनामिक्स पढ़ाना को, बहुत मुश्किल है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप नहीं Exactly. समझते, उसके मूड स्विंग्स को और बहुत सारी चीज़ों। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर टीचर नहीं होता, केयर गिवर होता है। सही बात। तो पेरेंट को चाहिए कि 2-3 ना चीज़ें एक चेकलिस्ट के तौर पर रखें अपने। पहली बात ये देखें कि वहाँ अर्ली ईयर्स का करिकुलम क्या फॉलो हो रहा है, एक बात। नंबर 2 देखिए टीचर्स ट्रेनिंग का निज़ाम है कि नहीं। देखिए टीचर्स ट्रेनिंग का निज़ाम अगर इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ना, वो अच्छा तालीमी इदारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि टीचर ट्रेनिंग का, इफेक्टिव टीचिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट है लर्निंग पे। बिल्कुल ऐसा तो ही वो है। निज़ाम कितना ज़्यादा है, फिर वर्कशॉप्स कितनी वहाँ पर होती हैं, अर्ली ईयर्स के अंदर प्ले बेस्ड लर्निंग कितनी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कितनी है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों को एक तरह से लिस्ट डाउन करें। जो अभी आपने सर्वे की बात की ना, तो सर्वे के अंदर ये एक चेकलिस्ट का काम करेंगे, तो इससे इंतखाब ज़रा आसान हो जाएगा बच्चे। अच्छा, पेरेंट्स को ये भी मसाले में पढ़ाते कुछ है नहीं, खेल कूद के बच्चा मेरा तो आ जाता है, तो डायरी में तो कुछ दिया ही नहीं, यहाँ झगड़े शुरू हैं, वो मैनेजमेंट में जाके लड़ रहे हैं कि स्कूल में इसलिए थोड़ी दाखिल कराया कि इसमें मैं एक अब पॉइंट, ये भी तो कॉन्सेप्ट है, क्या करें। एक पॉइंट मैं अर्ज करना चाहूँगा कि यहाँ पर ना पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल का फ़र्क है। यानी एक एजुकेशनिस्ट की एक्सपेक्टेशंस और हैं, पेरेंट लेमैन वाली एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं। जैसे आपने कहा, हर के प्ले अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अगर वो ऑर्गेनाइज हो, स्ट्रक्चर्ड हो, प्लान हो, वो तो वो कहते हैं घर में भी बच्चा बहुत खेल रहा है, हम बच्चों को घर में खिला देंगे, हमने यहाँ पढ़ने भेजा है। हाँ जी, तो कॉन्सेप्ट भी है ना, एक्चुअली प्ले बेस्ड लर्निंग ही होती है, बिकॉज ऑब्वियसली 1.5 ईयर से लेके 6 ईयर्स तक तो बच्चा प्ले बेस्ड लर्निंग के थ्रू ही लर्न कर रहा होता है और मैक्सिमम लर्न कर रहा होता है। तो आई थिंक पेरेंट्स को इसमें कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए, बिकॉज उस एज में हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा जाके कुछ पढ़ेगा या कुछ लिखेगा, बट ऑब्वियसली प्ले बेस्ड लर्निंग के थ्रू ही वो लर्न कर रहा होता है। अगर हम मॉन्टेसरी एजुकेशन की बात करें, अर्ली लर्निंग का, तो इसी तरीके से। वेरी क्विकली जी, कुछ एक इसमें बात ऐड करूंगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक टर्म यूज़ करते हैं हम, एक तरह से ना ऑब्जर्वेशन की पूरी चेकलिस्ट होती है कि बच्चे ने अगर प्ले किया है तो 1 ईयर के अंदर कितना क्या क्या प्ले करेगा, मतलब कितने स्टेप्स ले सकता है, कितनी बार हाथ क्लैप कर सकता है। तो ये देख लें कि इदारे के अंदर ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट मौजूद है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या नहीं है, तो ये भी एक क्वालिटी का क्राइटेरिया। सही, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो बोथ ऑफ यू। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।